हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो हमारा सैम्पलिंग और उसके मेजर कॉन्सेप्ट्स का सेकेंड पार्ट है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने सैंपल सर्वे एरर्स के बारे में बात की थी। सैंपल सर्वे एरर्स का मतलब है किसी भी रिसर्च में या सोशल साइंस रिसर्च में मैक्सिमम कितने तरह की जो एरर्स होती हैं वो आने की संभावना होती है या कितने टाइप्स के एरर होती है। एक्चुअल में ये जो एरर्स होती हैं इनको हम एक तरीके से किसी भी रिसर्च की एरर को की भी बात कह सकते हैं कि किसी भी रिसर्च में कुल कितने तरह की एरर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को या अल्फा एरर और बीटा एरर्स को हटा दें जो नल हाइपोथेसिस से संबंधित होती हैं, इस उन दो एरर्स के अलावा जितनी भी किसी भी रिसर्च में पॉसिबिलिटीज होती हैं एरर्स की, किसी रिसर्च से रिलेटेड या सैंपल से रिलेटेड या डेटा कलेक्शन से रिलेटेड, वो इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं। अब जो हमारा सैंपल सर्वे एरर्स होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। ये ग्राफ कल हम लोगों ने देखा था, आज उसी को जरा हम एक एक पढ़ते हैं। तो एक तरफ हमारी क्या होती है, सैंपलिंग एरर होती है, और दूसरी तरफ हमारी होती है नॉन सैंपलिंग एरर, यानी प्रतिचयन त्रुटि और अप्रतिचयन त्रुटि। हम इसी को क्या कहते हैं, सैंपलिंग बायस भी कहते हैं, या फिर हम इसी को सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। अब सबसे पहले इनके ओरिजिन की बात करते हैं कि सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर या सैंपलिंग बायस जनरेट कब होता है या उत्पन्न कब होते हैं, इनकी ये विकसित कब होती हैं या आती कब है। तो सैंपलिंग एरर क्या होती है, अकर्स या एराइज्ड कह सकते हैं, एराइज्ड बाय sampling techniques used to draw a sample। कहने का तात्पर्य सैंपलिंग एरर का संबंध सैंपलिंग टेक्निक से, अर्थात हम सैंपल लेने के लिए जिस समय कोई सैंपलिंग टेक्निक से यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं उस समय ही ये एरर आती है। अर्थात एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल ही इस एरर की उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अर्थात सैंपल सिलेक्शंस के समय ही ये जो त्रुटि है वो विकसित होती है या उत्पन्न होती है। और अगर हम नॉन सैंपलिंग एरर की बात करें तो एराइज या अकर्स भी कह सकते हैं, अकर्स रादर देन सैंपलिंग टेक्निक्स। तो सैंपलिंग टेक्निक्स को छोड़ करके तो इसका ये केवल एक ही समय, यानी इसका इस सैंपलिंग का या इस एरर के उत्पन्न होने का केवल और केवल एक ही अवसर होता है या एक ही समय होता है। तो किसी भी अध्ययन में सैंपलिंग एरर के उत्पन्न होने की या आने की जो घटना है वो उस समय घटित होती है जब शोधकर्ता जनसंख्या से सैंपल चुनने के लिए कोई सैंपलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, उस समय ही ये एरर आ जाती है रिसर्च में। दूसरा, नॉन सैंपलिंग एरर, यानी सैंपलिंग एरर को छोड़ करके हर वो
परिस्थिति में हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकती है। तो सैम्पलिंग एरर का संबंध सैम्पलिंग से है, जबकि नॉन सैम्पलिंग एरर का संबंध सैम्पलिंग को छोड़ करके बाकी सभी चीजों से हो सकता है, या इस समय भी वो हो सकती है। अकर्स रादर देन सैम्पलिंग टेक्निक्स आर सैम्पलिंग टेक्निक्स, इस समय भी ये आ सकती है। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स से संबंधित है ये एरर, और ये सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ साथ दूसरी अन्य परिस्थितियों से भी संबंधित है। अब बात हम करते हैं कि ये एरर होती क्या है। एक्चुअल में जब हम सैंपल लेते हैं तो कहा यह जाता है कि सैंपल अपने पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो पॉपुलेशन से का जो मेजरमेंट है और जो सैंपल का मेजरमेंट है उसमें थ्योरेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई, तभी तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। अर्थात अगर हम ब्लड की बोन से जो आपका हीमोग्लोबिन परसेंटेज है वो मेजर करें और फिर पूरे दूसरे ब्लड आपके पूरे बॉडी का ब्लड का हीमोग्लोबिन मेजर करें, वो इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा सैंपल रीडिंग और पॉपुलेशन रीडिंग सेम है। सैद्धांतिक रूप से जनसंख्या से जो सांख्यिकी मान प्राप्त होते हैं, चूंकि सैंपल से हमको स्कोर मिलते हैं उनको हम स्टैटिक्स बोलते हैं या सांख्यिकी बोलते हैं, और जो जनसंख्या से हमको प्राप्तांक के स्कोर मिलते हैं उनको हम प्राचल प्राप्तांक बोलते हैं। तो जो सैंपल स्टैटिक्स होती है और जो पॉपुलेशन पैरामीटर होता है इक्वल होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट क्या ये प्रैक्टिकली दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। अर्थात जो हमारे चूंकि हमारी रिसर्च सैंपल बेस्ड होती है तो हमको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन रिजल्ट्स का वेरिएशन हमारी रियल पॉपुलेशन से या जो ट्रू पॉपुलेशन है उससे वेरी कर जाता है या डिफर हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल में ये जो उसका अलगाव है या जो उसका भटकाव है अपने लक्ष्य जनसंख्या से, अर्थात स्टैटिस्टिकल स्कोर पैरामीटर स्कोर से जितना डाइवेट हो जाते हैं वो जो डाइवर्जन है वह या जो डेविएशन है या वो जो डिस्पर्सन है, उस डिस्पर्सन या विचलन को या अलगाव को ही हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं टेक्निकली। तो अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो सैम्पलिंग एरर मीन्स difference between sample statics and पॉपुलेशन पैरामीटर। कहने का तात्पर्य सैंपल स्टैटिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग एरर बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन सैंपल डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा, इसको हम डेटा से मेजर करते हैं। डेटा यानी कोई एक रॉ इंफॉर्मेशन नहीं है, रॉ इंफॉर्मेशन के बाद कोई यहाँ पर कंक्लूजन्स नहीं है। तो जनसंख्या के आंकड़ों में और प्रतिदर्श के आंकड़ों में जो अंतर होता है उस अंतर को ही हम नॉन सैंपलिंग एरर से डिनोट कर सकते हैं। और जो सांख्यिकी प्राप्तांक और प्राचल प्राप्तांक, अब चूंकि सांख्यिकी प्राप्तांक में से सैंपल स्टैटिक्स में से कोई भी स्टैटिक्स हो सकती है, वो मीन हो सकता है, वो मीडियन हो सकता है, वो वेरिएशन हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, रेंज हो सकता है।
तो कोई भी यहाँ पर स्कोर हो सकता है। तो जब यहाँ पर यानी सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन का जो डिफरेंस होगा वो सैंपलिंग एरर कहलाएगा। सैंपल मीडियन और पॉपुलेशन मीडियन के बीच जो डिफरेंस होगा वो सैंपलिंग एरर कहलाएगा। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या जो सैंपल प्रतिदर्श का मानक विचलन है और जनसंख्या का मानक विचलन है उसमें अंतर जो आएगा वो सैंपलिंग एरर कहलाएगा। जनसंख्या के मध्य की माध्यिका और पॉपुलेशन की माध्यिका में जो अंतर होगा वो हमारा सैंपलिंग एरर कहलाएगा। तो सैंपलिंग एरर टेक्निकली क्या है? डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर है, और जबकि नॉन सैंपलिंग एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन सैंपल डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा। यहां पर कोई स्कोर स्पेसिफाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर स्टैटिक्स की बात नहीं की जा रही है। ये एरर कब आती है? ये एरर की संभावना किसी भी समय है आ सकती है। दिस एरर अकर्स एवरी टाइम ऑफ द, या पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, एवरी सिचुएशन एवरी टाइम पर, और सैंपलिंग के समय भी एरर आ सकती है, लेकिन इसकी संभावना केवल एक समय ही होती है जब रिसर्चर सैंपल लेता है। अब ये जो एरर है ये दो तरह की एरर होती है। सैंपलिंग एरर दो भागों में बंटती है हमारी। पहली है हमारी रैंडम एरर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनबायस्ड एरर भी कहते हैं। और दूसरी है हमारी नॉन रैंडम एरर, जिसको हम कहते हैं बायस्ड एरर। ये दो तरह की होती है। अब जरा हम इनको समझते हैं। यहां पर जो रैंडम एरर होती, भाई हम सैंपलिंग जब इस्तेमाल करते हैं तो हम सैंपलिंग दो ही तरह की करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब है कि जब हम रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब हम रैंडमाइजेशन नहीं यूज करते। तो जाहिर सी बात है कि अगर सैंपलिंग एरर का संबंध सैंपलिंग टेक्निक से है तो सैंपलिंग टेक्निक्स दो ही तरह की होती है, इसीलिए हमारी सैंपलिंग एरर दो तरह की होती है, रैंडम एंड नॉन रैंडम। तो अब अगर सैंपलिंग टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, दो फैमिलीज हैं इसकी, तो सैंपलिंग एरर की भी दो ही क्लासिफिकेशंस या दो ही कैटेगरी होंगी, रैंडम एरर एंड नॉन रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये एरर्स कब आती है? व्हेन वी यूज्ड रैंडमाइजेशन, एंड नॉन रैंडम एरर कब आएगी? व्हेन वी नॉट यूज रैंडमाइजेशंस। तो पहली चीज है कि रैंडम एरर कब आती है? अगर हमसे पूछा जाए तो रैंडम एरर कब आएगी, यानी रैंडम एरर है क्या? रैंडम एरर एक सैंपलिंग एरर है, और ये एरर कब आती है? व्हेन वी यूज्ड randomization in sample selection. क्लियर? अब ये एरर होती क्या है एक्चुअल में? जब हम रैंडम सिलेक्शंस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, तो हमारा चूंकि चुनने पर कोई नियंत्रण तो होता नहीं है इकाइयों के, भाई हम तो सिक्का उछालेंगे या फिश बॉल ड्रॉ करेंगे या कॉइन टॉस करते हैं और उससे हम लोगों को चुनते हैं क्योंकि हम अनबायस्ड हैं। तो होता क्या है कि जब हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो वो जो जनसंख्या की इकाइयां होती हैं उस इकाइयों के चुनने में शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो जिस नाम की पर्ची निकल आती है या जिस यूनिट का टॉस में नाम आ जाता है या उसको ही हम चुन लेते हैं। तो एक वेरिएशन क्रिएट होने की, अर्थात जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स होता है या जो कवरेज ऑफ कंपोनेंट्स होता है सैंपल में पॉपुलेशन का, वो मिसिंग होने लगता है। अर्थात एक वेरिएशन क्रिएट हो जाता है किसके बीच?
सैंपल यूनिट्स और पॉपुलेशन यूनिट्स के बीच, क्योंकि सैंपल यूनिट्स के सिलेक्शन में या सैंपल के चुनने में सैंपल की इकाइयों को चुनने में रिसर्चर का कोई इंटरफियर नहीं होता। वो तो जिसका लास्ट चांस के बेसिस पर वो चुन रहा है और जिसका नाम आ जाएगा उसको वो ले लेता है। तो एक संभावना बनती है रैंडम एरर में या रैंडम सैम्पलिंग में, जब हम रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, कि जनसंख्या की इकाइयों और प्रतिदर्श की इकाइयों के बीच जो वेरिएशन क्रिएट होता है, तो वही वेरिएशन क्या कहलाता है, हमारा रैंडम एरर कहलाता है। इसका मतलब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर मतलब है वेरिएशन बिटवीन sample units and population units। तो जनसंख्या की इकाइयों और प्रतिदर्श की इकाइयों के बीच का जो वेरिएशन, और वेरिएशन क्यों आता है? जाहिर सी बात, वेरिएशन कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और वो वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? रैंडमाइजेशन। तो वही जो रैंडमाइजेशन की वजह से सैंपल और पॉपुलेशन के बीच डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को ही हम रैंडम एरर कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि भाई रैंडम एरर क्या है, तो हम कहेंगे रैंडम एरर क्या है? एक सैंपलिंग एरर है। और ये एरर तब आती है जब रिसर्चर रैंडमाइजेशन या किसी भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल करे, वो क्लस्टर इस्तेमाल करे, चाहे वो मल्टी स्टेज इस्तेमाल करे या एरिया करे, कोई भी रैंडम फैमिली की जब वो सैंपलिंग इस्तेमाल करेगा, रैंडमाइजेशन किसी भी स्तर पर अगर लागू होगा, तो उसमें ये वेरिएशन सैंपल और पॉपुलेशन यूनिट के बीच आने की संभावना होती है। और ये जो वेरिएशन या जो डिफरेंस होता है इन दोनों यूनिट्स के बीच, पॉपुलेशन यूनिट्स और सैंपल यूनिट्स के बीच, उसी वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। तो आप आई होप कि यहाँ पर जो सैंपलिंग एरर का फर्स्ट पार्ट है रैंडम एरर, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं, हमारी जो नॉन रैंडम एरर है। भाई दूसरी हमारी क्या है? नॉन रैंडम एरर है। तो अब इसके नाम से ही आपको पता है कि नॉन रैंडम एरर है, अर्थात जब रिसर्चर रैंडमाइजेशन यूज नहीं करता। यानी ये एरर कब आती है? when we used या when we not used randomization। जब हम randomization का यूज नहीं करते, when we not use randomization in a sampling, अर्थात जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एरर या नॉन रैंडम एरर तब आती है, या नॉन रैंडम एरर जिसे हम बायस्ड एरर कहते हैं, अर्थात ये बायस्ड एरर कब होती है? जब हम लॉ ऑफ चॉइस पर ना काम करके लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर काम करने लगते हैं, अर्थात आप प्रायिकता विधियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोटा सैंपलिंग हो, स्नोबॉल सैंपलिंग हो, कन्वीनियंट सैंपलिंग हो, जजमेंटल सैंपलिंग हो। तो जब हम इस तरह की सैंपलिंग विधियों से सैंपल लेते हैं, तो नॉन रैंडम एरर क्रिएट होती है या जनरेट होती है। और ये एरर क्या होती है? ये एरर तब आती है जब हम गलत सैंपलिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमारा सैंपल साइज ओवर या अंडर रह जाता है। तो ये एरर का संबंध क्या है? occurred when we used faulty sampling techniques या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस एरर इज रिलेटेड टू related to faulty sampling techniques and sample size।
जब सैंपल साइज क्या हो जाता है, अंडर या ओवर हो जाता है, तो इन दो वजहों से, इन दो चीजों से इस एरर का संबंध है। क्योंकि जब हम अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को चुनते हैं, तो पसंद में हम क्या, हम कोटा लगाएं या हम जजमेंटल लगाएं या परपोजिव सैंपलिंग लगाएं। तो जब शोधकर्ता अपनी रुचि के हिसाब से सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, तो वहां पर उसका अगर चीजों को स्पष्ट नहीं है या उसे वो चीजें स्पष्ट नहीं है कि अब वो परपोजिव कब इस्तेमाल करना चाहिए या उसको स्नोबॉल कब इस्तेमाल करना चाहिए या उसे कोटा सैंपलिंग कब इस्तेमाल करना चाहिए या जजमेंटल सैंपलिंग कब करना चाहिए, तो अगर उसने सही तरीके से एक विश्लेषण नहीं किया है या साइंटिफिक एनालिसिस ना करके सीधे किसी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को इस्तेमाल कर लिया, तो उससे क्या होता है, एक गलत सैंपल आ जाता है और उस गलत सैंपल की वजह से जो एरर्स क्रिएट होती है या पॉपुलेशन और सैंपल डेटा के बीच जो वेरिएशन आता है, उस वेरिएशन की वजह से नॉन रैंडम एरर क्रिएट आ जाती है। तो इस एरर का जो संबंध है वो संबंध है सैंपलिंग टेक्निक से ही, लेकिन ये एरर तब आती है जब हम नॉन रैंडम सैंपलिंग करते हैं या हम रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इस एरर का जो संबंध है वो गलत प्रतिदर्शन विधि या प्रतिदर्श आकार से होता है। जैसे वो एरर क्या है, वो हमारा वेरिएशन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन सैंपल यूनिट्स और पॉपुलेशन यूनिट से है। तो ये एरर हमारी एक गलत सैंपलिंग टेक्निक्स के इस्तेमाल से है या एक गलत सैंपल साइज के होने से है। तो सैंपलिंग एरर समझ में आई। इसी सैंपलिंग एरर को ही हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मीनिंग लिखा है आपने अभी, ये मीनिंग लिखा है यहां पर कि जो डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हमने अभी क्या कहा, सैंपलिंग एरर भी कहा, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड एरर में दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं, रैंडम एरर भी शामिल होती है और नॉन रैंडम एरर भी शामिल होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो स्टैंडर्ड एरर है और सैंपलिंग एरर है, इनके बीच क्या संबंध है, क्या ये दोनों चीजें सिमिलर हैं या फिर इनमें कुछ अंतर भी है। तो जरा हम इस क्वेश्चन, कई दफा बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि हम उससे पूछते सैंपलिंग एरर तो वो बता देता है, फिर जब हम उससे पूछते हैं कि स्टैंडर्ड एरर तब भी वो बता देता, फिर हम पूछ लें कि भाई बताइए जरा स्टैंडर्ड एरर और सैंपलिंग एरर में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और कभी कभी तो जब हम बुक्स में पढ़ते हैं या हमको बताया जाता है तो क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, जब हम सैंपलिंग एरर की बात करते हैं तो सोर्स तो बताया जाता है कि सैंपलिंग एरर सैंपलिंग के समय आती है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई सैंपलिंग एरर क्या है, तो आदमी कहता है कि सैंपलिंग एरर पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिक्स के बीच का अंतर है। जब हम उससे पूछते हैं कि भाई स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो वो कहता है स्टैंडर्ड एरर इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, या फिर उसका एक और टेक्निकल मीनिंग बता देता है कि स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो मीनिंग स्टैंडर्ड एरर के हैं, लेकिन एक मीनिंग कॉमन है जो ये लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड एरर मीन्स डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। तो यहां पर कंफ्यूजन हमारे मन में आ जाता है कि ये कैसा हो रहा है कि सैंपलिंग एरर भी उसी को कहा जा रहा है
और स्टैंडर्ड एरर भी कहा जा रहा है। और बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो सैम्पलिंग एरर भी डिफाइन की गई होती है अलग से, और सैम्पलिंग स्टैंडर्ड एरर अलग डिफाइन होती है और सैम्पलिंग एरर अलग डिफाइन होती है। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम को हमसे हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करेंगे कि फिर कभी हमको इस तरह की एक मानसिक उलझन से गुजरना ना पड़े कि भाई सैम्पलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच का जो अंतर है वो हम ना कर पाए या हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो गाइस अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं। सैम्पलिंग एरर्स का ही एक तरीके का जो ऑपरेशनल मीनिंग है वो ऑपरेशनल मीनिंग है स्टैंडर्ड एरर। अब जरा इसको समझिए, यानी क्या दोनों में अंतर क्या है। मानक त्रुटि और प्रतिचयन, स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग एरर क्या है। टेक्निकली दोनों का मीनिंग क्या है? टेक्निकली दोनों मीनिंग क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन सैंपल स्टैटिक्स जो होती है हमारी, और जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही वही सैम्पलिंग एरर भी कहलाता है और वही हमारा स्टैंडर्ड एरर भी कहलाता है। यानी सेम मीनिंग यही होता है यहाँ पर भी कि भाई सैंपल स्टैटिक्स और डिफरेंस या माइनस पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स स्कोर भी कह सकते हैं और यहाँ पर इसको पॉपुलेशन पैरामीटर स्कोर भी कह सकते हैं। स्कोर शब्द भी जोड़ा जा सकता है। तो आप कहेंगे कि तो ये तो दोनों मीनिंग सेम लिखे हुए हैं, तो फिर अंतर क्या है? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। एक्चुअल में जो सैम्पलिंग एरर होती है वो सैम्पलिंग एरर्स मेजरेबल होती है और जो हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर होती है वो मेजरेबल नहीं होती है। तो जब कोई भी चीज मेजर करते हैं तो वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आती है। तो किसी भी रिसर्च में जो सैम्पलिंग एरर होती है उस सैम्पलिंग एरर को मापा जा सकता है, जबकि अभी जब हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स पढ़ेंगे तो वो एरर्स मेजरेबल नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है? अगर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर है क्या? स्टैंडर्ड एरर इज द मेजर ऑफ सैम्पलिंग एरर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इज द मेजर्स, क्योंकि यही मेजरेबल है। जो हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे यानी नॉन सैम्पलिंग जो हम पढ़ेंगे वो मेजरेबल नहीं होती है। और अगर ये मेजरेबल है तो मेजर करने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? यानी एक तरीके के या उसका यूनिट कह लीजिए। जैसे हम भार को किलोग्राम में माप लेते हैं या लंबाई को मीटर में या सेंटीमीटर में माप लेते हैं, तो उसी तरह से रिसर्च में जो हमारी सैम्पलिंग एरर होती है उस सैम्पलिंग एरर्स को भी मेजर करके हम किसमें मेजर करते हैं? हम उसको न्यूमेरिकली मेजर करते हैं। और न्यूमेरिकल मेजर करने के बाद जो उसकी क्वांटिटी आती है, जो मात्रा होती है, उस मात्रा को ही हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड एरर का मीनिंग आज हमसे पूछा जाए तो पहला मीनिंग हम क्या बताएंगे कि स्टैंडर्ड एरर इज द मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर या इज द मेजर ऑफ सैम्पलिंग एरर। फिर हमसे दूसरा मीनिंग पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि स्टैंडर्ड एरर इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर स्कोर। अब ये सैंपल स्टैटिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये कोई भी चीज हो सकती है, ये मीन भी हो सकता है,
ये एसडी भी हो सकता है, ये वेरिएंस भी हो सकता है, ये रेंज भी हो सकता है, ये मीडियन भी हो सकता है, ये कोरिलेशन भी हो सकता है, कोई भी स्कोर हो सकता है। तो स्टैंडर्ड एरर किसी की भी हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एसटी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन। हर एक स्टैटिस्टिकल स्कोर की स्टैंडर्ड एरर होती है। तो अगर ये सारे हमारे स्कोर हैं या स्टैटिस्टिकल स्कोर होते हैं, तो हर स्कोर की एक स्टैंडर्ड एरर होगी, और उसी तरह से हमारे सारे पैरामीटर्स स्कोर होते हैं, तो हर पैरामीटर्स का तो वो जो पैरामीटर्स होते स्कोर आएंगे या इस तरह के, यानी एक हमारा सैंपल मीन होता है, एक पॉपुलेशन मीन होता है, एक सैंपल एसडी होता है, एक पॉपुलेशन एसडी होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब ये जो फार्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, सिंपली अगर हमसे निकलवाया जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर को हम एसई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब है कि पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन। नॉर्मली हम इसको स्टैंडर्ड एरर कह सकते हैं, और यही क्या होगी, वो सैंपलिंग एरर होगी इन रेफरेंस टू मीन। इसी तरीके से अगर हम एसडी की बात करें तो एसई सिग्मा का मतलब है पॉपुलेशन एसडी प्लस सैंपल एसडी। एक तीसरा मीनिंग जो है वो भी समझ लेते हैं स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंडर्ड एरर का तीसरा मीनिंग है, स्टैंडर्ड एरर का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी एसडी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीसरा मीनिंग है स्टैंडर्ड एरर का। अर्थात सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रतिचयन का जो मानक विचलन है, या प्रतिचयन वितरण का मानक विचलन को भी, यानी एसडी ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को भी हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मान लीजिए मीन के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट ए। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब यहाँ सिग्मा क्या है, एसडी ऑफ सैंपल, और एन क्या है हमारा सैंपल साइज है। इसी तरह अगर अब ये n क्या है कि अगर n अगर ग्रेटर देन है, अगर n हमारा क्या है, इफ n इज लेस देन 30, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n-1 इस्तेमाल करते हैं। अगर सैंपल हमारा 10-30 से छोटा है तो n-1 आ जाएगा, यानी इसी फॉर्मूले में, और अगर n बड़ा है तो n होता है। ये केवल मीन का। इसी तरह मीडियन का भी फॉर्मूला हो सकता है, होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है। वो फार्मूले हम किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हमें यहाँ पर मीनिंग समझना है। तो सैंपलिंग एरर क्या है, वो एरर है जो एट द टाइम ऑफ सैंपलिंग आती है, और इसी सैंपलिंग एरर की जो क्वांटिटी होती है, जो कि सैंपलिंग एरर मेजरेबल होती है, इसी मेजरेबल सैंपलिंग एरर को ही हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो अब स्टैंडर्ड एरर की 3 मीनिंग हमें ध्यान रखने हैं। स्टैंडर्ड एरर मींस मेजर्स ऑफ सैंपलिंग एरर। स्टैंडर्ड एरर मींस डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, और स्टैंडर्ड एरर मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या प्रतिचयन वितरण क्या होता है गाइस, ये अपने एक नया कॉन्सेप्ट है, आगे हम इसको चर्चा करेंगे यहाँ पर। अभी केवल आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका संबंध किससे है, सैंपल से है या पॉपुलेशन से है, आपके अंदर ये जिज्ञासा आ रही होगी कि अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये चीज तो हमको पता ही नहीं है। तो आगे हम गाइस इसको डिस्कस करेंगे अभी अपनी आगे की क्लास में कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है।
और इसका संबंध सैंपल से होता है या पॉपुलेशन से होता है, और फिर उस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। और तो ये चीजें आगे है, लेकिन अभी केवल आप ये मीनिंग लीजिए। जब आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाएंगे तो फिर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एसडी कैसे कैलकुलेट होता है ये भी समझ जाएंगे, और वो एसडी को हम स्टैंडर्ड एरर क्यों कहते हैं ये भी आप समझ जाएंगे। उसके लिए आपको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर मतलब 3 मीनिंग। स्टैंडर्ड एरर क्या है? सैंपलिंग एरर का ही मेजर फॉर्म है या न्यूमेरिकल या ऑपरेशनल फॉर्म है। तो आज के बाद गाइस आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी कितना भी घुमा फिरा कर पूछे कि सैंपलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर में क्या अंतर है, तो आप अंतर क्या है ये आप बताएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में वो एरर होती है हम उसको सैंपलिंग एरर कहते हैं, लेकिन जब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर कर, चूंकि यहाँ पर ये न्यूमेरिकली मेजर हो रही है या यहाँ पर न्यूमेरिकली मेजर हो रही है, तो हम उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड एरर इज द मेजर्स ऑफ या मेजर ऑफ सैंपलिंग एरर है। तो इनमें जो संबंध है वो आपको हो गया होगा, और अब कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड एरर और सैंपलिंग एरर को। फिर स्टैंडर्ड एरर का जो मीनिंग है वो कई दफा जो है बदल करके पूछा जाता है। तो उसका मीनिंग 3 ही रेफरेंस में आपको ध्यान में रखना है। एक मीनिंग तो आप ये समझ चुके हैं, दूसरा मीनिंग ये है आपके पास, और ये जो मीनिंग है ये किसी भी रेफरेंस में हो सकता है। स्टैंडर्ड एरर मीन की भी हो सकती है, स्टैंडर्ड एरर एसडी की हो, क्योंकि जितने स्टैटिस्टिकल स्कोर होते हैं हर स्कोर की अपनी एक स्टैंडर्ड एरर होती है। और हर स्कोर की अपनी स्टैंडर्ड एरर क्यों होती है? क्योंकि वो एरर जो आती है वो आती है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। अर्थात जो तीसरा आता है वो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन का हो। अब यहाँ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी हर किसी का होता है, मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एसडी का होगा, मीडियन का होगा। तो कोई भी जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्कोर होता है, हर स्टैटिस्टिकल स्कोर का एक सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ होता है, बस ध्यान रखिए अभी केवल इतना। तो वो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ आता है या जो एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स है, उस ग्राफ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्रिएट होगा उसे को ही हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब वो चाहे वो मीन का हो, चाहे एसडी का हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे वो रेंज का हो, वो डिपेंड करता है कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये गाइस हमारा पार्ट था सैंपलिंग एरर का। तो सैंपलिंग एरर 2 तरह की होती है, रैंडम एरर एंड नॉन रैंडम एरर या अनबायस्ड और बायस्ड एरर। हर एरर का संबंध किससे है ये भी हम लोगों ने समझा, और फिर स्टैंडर्ड एरर को सैंपलिंग एरर क्यों कहते हैं या सैंपलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर के बीच की क्या रिलेशनशिप है इसको हमने समझा। अब हम सैंपल सर्वे एरर्स के अपने दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा वो है नॉन सैंपलिंग एरर। ये भी बहुत पूछा जाता है कि भाई नॉन सैंपलिंग एरर क्या है। तो अब हम लोग दूसरे एस्पेक्ट की चर्चा करते हैं, नॉन सैंपलिंग एरर। या इसको हमने कहा ना कि और भी नाम जाने जाते हैं, या इसी को हम सैंपलिंग बायस्ड भी कहते हैं या सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। खैर इसका मीनिंग हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि, और इसकी उत्पत्ति यानी ये एराइज्ड कब होती है या डेवलप कब होती है या जनरेट कब होती है, रादर देन सैंपलिंग टेक्निक्स। लेकिन ध्यान रखें कि इस एरर के आने की संभावना उस समय भी होती है जिस समय हम सैंपलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सैंपलिंग टेक्निक से इसका संबंध नहीं है। तो ये जो एरर है वो एरर का संबंध रादर देन सैंपलिंग टेक्निक्स है, यानी सैंपलिंग टेक्निक से तो नहीं है लेकिन सैंपलिंग के समय भी आ सकती है। तो ये जो बात सैंपलिंग की हो रही है, लेकिन इस एरर का क्या है, सैंपलिंग टेक्निक से कोई संबंध
नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग टेक्निक्स के साथ जो संबंध है वो सैम्पलिंग एरर का है। बट अराइज एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग, लेकिन सैम्पलिंग के समय भी ये एरर आ सकती है और ये एरर्स को हम मेजर नहीं कर सकते या ये मेजरेबल नहीं होती है। लेकिन ये एरर एक वेरिएशन क्रिएट करती है पॉपुलेशन डेटा और सैंपल डेटा के बीच में। अब ये एरर अगर किसी समय आ सकती है शोध में, तो फिर ये कितने प्रकार की होती है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वो एरर है जिसका संबंध सैम्पलिंग टेक्निक्स के अलावा हर वो एक चीज से है, चाहे वो पॉपुलेशन को डिफाइन करना हो या डेटा कलेक्शन करना हो या रिस्पोंडेंट का रिस्पांस करते समय हो या फिर रिपोर्ट राइटिंग के समय हो। तो अध्ययन के किसी भी समय ये जो त्रुटि है वो आ सकती है और इसीलिए ये जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो हमारी सैम्पलिंग एरर से ज्यादा सीरियस और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि ये मेजरेबल नहीं है। खैर, हम इन दोनों के बीच डिफरेंस की भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, यहां पर थी रिस्पांस एरर। रिस्पांस एरर्स थी। फिर दूसरी थी हमारी नॉन रिस्पांस एरर्स। तीसरी थी हमारी कवरेज एरर्स। फिर थी हमारी प्रोसेसिंग एरर। और फिर थी एनालिसिस एरर। ये 5 प्रकार की एरर होती है हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें से कवरेज एरर है ये बहुत पूछी जाती है। रिस्पांस और नॉन रिस्पांस एरर को भी समझना। रिस्पांस का मतलब है इस एरर का जो संबंध है वो है पार्टिसिपेंट से या सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से है, उन्हीं को हम वही रिस्पांस करते हैं। अब ये एरर कब आती है, ये एरर का संबंध जैसे कि किसी व्यक्ति के पास आप डेटा कर एज अ सैंपल यूनिट आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है या रिफ्यूज कर दिया आपको पार्टिसिपेट करने से। तो जब सब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है, या तो वो अपने आप को शोध प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही अलग कर सकता है। दूसरी बात कि जब आप उसके साथ क्वेश्चनर भरवाने गए तो वो आपके क्वेश्चंस का जानबूझ करके गलत जवाब दे सकता है। तो जब गलत जवाब देगा तो उससे आपके शोध में एक एरर ही तो उत्पन्न होगी। दूसरा, वो पार्टिसिपेट करने के लिए भी राजी है, वो रिस्पांस भी कर रहा है, लेकिन वो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस के जवाब के लिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि भाई जैसे आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो कहते नहीं आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो लेकिन वो क्वेश्चन आपके शोध के लिए प्रासंगिक है, लेकिन उसने उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको मना कर दिया। तो वो प्रश्न क्या हुआ, अनकवर्ड रह गया या एक तरीके से अनटच रह गया, उसके पास आपका स्कोर नहीं आएगा, वो इनकम्प्लीट है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट या रिस्पोंडेंट आपको क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूज टू रिस्पॉन्स या रिफ्यूज टू गिव आंसर, तो ये एरर आ जाती है। जब कोई विड्रॉ कर लेता है या अपने आप को रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट कर देता है तब ये एरर आ जाती है। और जब गिव इनकरेक्ट आंसर, जब एक गलत जवाब दे देता है तो उस तरीके की एरर आ सकती है। अर्थात एक अगर हम इसके मुख्य कारण देखें तो मुख्य कारण क्या है, गिव इनकरेक्ट आंसर, जब पार्टिसिपेंट्स क्या कर देता है, गलत जवाब देता है, फिर रिफ्यूज
गिव आंसर। जब सवाल या जवाब देने के लिए उसने क्या किया, मना कर दिया, या फिर अपने आप को क्या कर लिया, विथड्रा फ्रॉम स्टडी, या अपने एब्सेंट हो गया, तो उससे क्या है, ये एक नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट होगी। क्योंकि अब उसकी जगह आप दूसरा सैंपल व्यक्ति, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति, आपने 30 लोगों को लिया, 30 में से 3 लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके की में से कोई भी क्रिया कर दी। तो आप ऐसा तो नहीं कि 30 की जगह वो जो 3 लोग एब्सेंट है, 27 में से 3 दूसरे लेकर के आप पूरा करें, कोरम पूरा करेंगे, आपको 27 लोगों से ही करना पड़ेगा। तो वो क्या, रिस्पॉन्स रेट कम कर देंगे आपका। फिर दूसरा नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है, वो इस एरर का जो संबंध है वो है रिसर्चर से, संबंध है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि एक रिसर्चर है, उसने क्या किया, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन कर दी। रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, इम्प्रॉपर मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, रॉन्ग डेटा कलेक्शन टूल इस्तेमाल किया, पुअर क्वेश्चनर इस्तेमाल की, या उसने लैक ऑफ मॉनिटरिंग रखी। तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिसमें जो नॉन रिस्पॉन्स एरर के अंतर्गत आ सकती हैं। इसमें रिपोर्ट राइटिंग के समय जो एरर है, एरर इन रिपोर्ट राइटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जो रिसर्चर की एक पर्सनल भूल या ओमिशन हो सकती है। यहाँ पर इंडिविजुअल ओमिशंस की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कवरेज, जो कवरेज एरर होती है उसका संबंध है। कवरेज एरर का जो संबंध है वो है, इसको हम कहते हैं इनकरेक्ट सैंपलिंग फ्रेम। ये महत्वपूर्ण है। इनकरेक्ट सैंपलिंग फ्रेम, जो कि सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स होती है। तो जब भी हम कोई सैंपलिंग फ्रेम, किसी स्टडी पॉपुलेशन से हम सैंपलिंग फ्रेम ड्रॉ करते हैं, तो अगर उस सैंपलिंग फ्रेम में ओवरऑल कवरेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स या ओवरऑल कवरेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, अर्थात किसी भी यदि सैंपलिंग फ्रेम में जनसंख्या के कुछ अवयव या कुछ घटक छूट गए, तो फिर वो उनके सैंपल में भी आने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि हम सैंपल तो पॉपुलेशन से लेते नहीं, हम सैंपल तो सैंपलिंग फ्रेम से लेते हैं। तो जो चीज सैंपलिंग फ्रेम में ही नहीं आ पाई, तो उसकी तो पूरी संभावना ही खत्म हो गई सैंपल में आने की। तो जब कभी भी कोई गलती या अपूर्णता सैंपलिंग फ्रेम में होती है, और सैंपलिंग फ्रेम में अपूर्णता का मतलब क्या है कि अगर हम ओवरऑल कवरेज नहीं दिया या ओवरऑल जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला सभी कंपोनेंट्स का, पॉपुलेशन का, जो भी पॉपुलेशंस के सभी तरह के कंपोनेंट्स का उनका प्रतिनिधित्व अगर सैंपलिंग फ्रेम में नहीं आया, तो वो एक इनकम्प्लीट सैंपलिंग फ्रेम कहलाएगा। और इनकम्प्लीट सैंपलिंग फ्रेम से जो सैंपल लिया जाएगा वो ऑलरेडी क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो आप देखें कि इस एरर का संबंध जो है वो सैंपलिंग के समय ही है, सैंपलिंग से ही है, लेकिन सैंपलिंग टेक्निक से नहीं है। तो हमने ये कहा ना कि जो नॉन सैंपलिंग एरर होती है वो किसी भी समय आ सकती है, सैंपलिंग के समय भी आ सकती है, लेकिन इस एरर का संबंध सैंपलिंग टेक्निक से नहीं है, सैंपलिंग से है। अब और ये इनकरेक्ट सैंपलिंग फ्रेम का साथ आता है भाई, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो अंडर कवरेज हो जाता है, चीजें छूट जाती हैं पॉपुलेशन की फ्रेम में आने से, या फिर ओवर कवरेज हो जाता है, या एक चीज है तो उसको कई बार, हमने कई दफा उसका 3-4 बार नाम आ गया, जबकि हमने कल लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था कि सैंपलिंग फ्रेम में पॉपुलेशन की एक सिंगल यूनिट एक बार ही होनी चाहिए, वो लॉजिकली अरेंज हो, और एक यूनिट का या एक कंपोनेंट का एक ही टाइम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल टाइम या रिपीट हो रहा है तो वो एक गलत सैंपलिंग फ्रेम माना जाएगा। तो इनकम्प्लीटनेस का मतलब अधूरापन केवल अंडर
कवरेज से नहीं होता है, ओवर कवरेज से भी हो सकता है और कभी कभी मिस कैटेगराइजेशन भी हो सकता है। तो ये जो कवरेज अब होता है, जो कवरेज एरर आती है, ये 3 सिचुएशंस में आ सकती है। अंडर में भी आ सकती है, ओवर में भी आ सकती है और मिस कैटेगराइजेशन से भी आ सकती है। तो ये 3 वजहों से कवरेज एरर आती है। तो कवरेज एरर जब भी आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे कि कवरेज एरर जो है वो एक नॉन सैम्पलिंग एरर है और इस एरर का जो संबंध है वो है सैम्पलिंग फ्रेम से या सैम्पलिंग फ्रेम की अपूर्णता से। और किसी भी सैम्पलिंग फ्रेम की अपूर्णता का मतलब है कि जब जनसंख्या के सभी इकाइयों का सैम्पलिंग फ्रेम में प्रतिनिधित्व उचित प्रकार से ना हो। और उचित प्रकार से ना होने की घटना 3 परिस्थितियों में घट जाती है। जब हम ओवर कवरेज देने लगते हैं, अर्थात एक इकाई को कई दफा संख्या बढ़ाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है, कई दफा उसका प्रारंभ में भी नाम दे दिया, मिडिल में भी दे दिया और लास्ट में दे दिया, तो हमने 3 बार उसका नाम दे दिया क्योंकि हमें संख्या पूरी करनी थी या बढ़ानी थी। या फिर अंडर हमने कुछ चीज मिसिंग हो गई या हमसे छूट गई, या फिर मिस कैटेगराइजेशन है, हम जो जनसंख्या थी उसका क्लासिफिकेशन सही से ना कर पाए या उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर स्ट्रेटा में या कोटा में नहीं डिवाइड कर पाए, तो कुछ इकाइयां मिस कैटेगराइजेशन की वजह से तो हो गई। तो इनकरेक्ट जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो इन 3 वजहों से आ सकता है। और इनकरेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम्स का मतलब है कि जो कवरेज है कंपोनेंट्स का सैम्पलिंग फ्रेम में वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाया। अब इसके बाद आती है हमारी प्रोसेसिंग एरर। इस एरर का जो संबंध है वो है डेटा कलेक्शन से। अब होता क्या है कि जब हम डेटा कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी दिस एरर इज रिलेटेड टू डेटा रिकॉर्डिंग, स्कोरिंग, कोडिंग, एडिटिंग, एटसेट्रा। तो जब भी हम डेटा की रिकॉर्डिंग करते हैं या डेटा कीपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, तो गणना के समय, आंकड़ों की गणना के समय जो हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, मानवीय भूल हो जाती हैं कि हमने किसी नंबर को 2 बार लिख दिया या किसी नंबर को जोड़ना भूल गए, घटाना भूल गए, तो वो जो मैथमेटिकल या कैलकुलेटिव एरर होती है नंबर्स में या टैबुलेशंस के समय, इसका मेन चीज एडिटिंग टैबुलेशन भी हो सकता है। तो सारणियन के समय, उनकी स्कोरिंग के समय, एडिटिंग, कोडिंग, टैबुलेशन, रिकॉर्डिंग के आदि के समय जो एरर आती है वो एरर को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग एरर कहते हैं। प्रोसेसिंग एरर भी क्या है, एक नॉन सैम्पलिंग या ये सैम्पलिंग बायस्ड है। अब आता है एनालिटिकल या एनालिसिस एरर। एनालिसिस एरर भी तब आती है when you used incorrect statistical techniques for conclusions या for result interpretations। जब हम numerical या numbers based या कोई quantitative research करते हैं तो वहां पर हम hypothesis testing के लिए एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करते हैं, टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं या काई परीक्षण या एनोवा। तो जब वहां पर कोई गलत स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, अर्थात जहां पर हमें जेड परीक्षण इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर हमने एफ परीक्षण इस्तेमाल कर दिया, या जहां एफ परीक्षण इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर हमने जो है वो मान यूटिनी टेस्ट इस्तेमाल कर, यानी जहां पैरामीट्रिक लगाना चाहिए वहां नॉन पैरामीट्रिक लगा दिया, जहां नॉन पैरामीट्रिक लगाना चाहिए वहां पर पैरामीट्रिक लगा दिया, जहां पर इंडिपेंडेंट 2 टेस्ट लगाना चाहिए वहां पर हम पेयर 2 टेस्ट लगा दिए। तो इस तरह की जब हम गलतियां करते हैं तो उनकी वजह से जो त्रुटि आती है उस त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं, एनालिसिस एरर कहते हैं। यानी अगर हमसे पूछा जाए एनालिसिस एरर क्या है, तो एनालिसिस एरर इज रिलेटेड टू यूज ऑफ इनकरेक्ट statistical techniques for hypothesis testing, results and conclusions, yeah, results and
इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंक्लूजन्स। तो एनालिसिस का संबंध जो है वो उन सांख्यिकी परीक्षणों से है जिनका हम इस्तेमाल परिकल्पना परीक्षण के लिए करते हैं। तो जब परिकल्पना परीक्षण के लिए एक अनुपयुक्त हम सांख्यिकी परीक्षण का या सांख्यिकी प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो त्रुटि आती है कि तो वो हमारी एनालिसिस एरर या विश्लेषण त्रुटि कहलाती है। इनकरेक्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मतलब आप समझ गए कि जहां पर हमें टी टेस्ट लगाना चाहिए वहां काई लगा दिया, और जहां काई लगाना चाहिए वहां टी टेस्ट लगाना, जहां मीडियन टेस्ट लगाना चाहिए वहां रन टेस्ट लगा दिया, जहां रन टेस्ट लगाना चाहिए वहां मान न्यूटनी टेस्ट लगा दिए। तो इस तरह की जब गलती रिसर्चर के द्वारा की जाती है तो उससे भी एक त्रुटि आती है। तो उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं? एनालिसिस एरर कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक बता दिया कहा गया कि भाई रिसर्चर जब रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था तो उससे कुछ गलती, यानी एरर इन रिसर्च रिपोर्ट। अब किस तरह की एरर होगी? सैम्पलिंग एरर होगी या नॉन सैम्पलिंग एरर होगी? तो पहली चीज तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। अब नॉन सैम्पलिंग एरर में भी आपसे पूछा जाए कि वो प्रोसेसिंग एरर होगी या एनालिसिस एरर होगी या रिस्पांस एरर होगी या नॉन रिस्पांस। तो हमने कहा ना एरर इन रिसर्च रिपोर्ट यानी नॉन रिस्पांस एरर है। फिर हमसे अगर पूछ दिया जाए कि भाई एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन सब्जेक्ट गिव द इनकरेक्ट रिस्पांस डिलिबरेटली, यानी जानबूझ करके एक सब्जेक्ट ने जानबूझ करके एक प्रश्न का गलत जवाब दे दिया, तो वो क्या है हमारी, यानी इनकरेक्ट गिव इनकरेक्ट आंसर या रिस्पांस, तो वो क्या है? रिस्पांस एरर कहलाती है। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें इन नॉन सैम्पलिंग एरर्स को सैम्पलिंग बायस क्यों कहते हैं? क्योंकि बायस और एरर में फर्क होता है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति क्या होता है, बायस्ड हो जाता है, जबकि वो चीज क्या होती है, वो एरर होती है। कभी कभी क्या होता है कि एरर और बायस्ड में जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है। जैसे हम एरर्स की बात करते हैं तो एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, बायस्ड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि जो बायस्ड है वो एरर नहीं है लेकिन बायस्ड रहती है। कहने का तात्पर्य जैसे कि मान लीजिए हमने कोई जवाब दिया, हमसे पूछा जाए कि भाई आप महिला और पुरुष में किसका फेवर करते हैं, तो व्यक्ति क्या है यहाँ पर त्रुटि नहीं कर रहा। त्रुटि तो ये करता है कि भाई वो जवाब ही ना दे। उसने जवाब दिया कि भाई नहीं मैं तो फीमेल का जो है वो फेवर करता हूं, तो वो बायस्ड हुआ, पर एरर नहीं है। तो कभी रिसर्च में क्या होता है, एरर और बायस दोनों चीजें चलती हैं। कभी कभी क्या होती है जहां एरर नहीं, कभी कभी जहां एरर होती है वहां बायस्ड भी होती है, और कभी कभी जहां बायस्ड होती है वहां एरर नहीं होती लेकिन बायसनेस होती है। तो अब इन दोनों चीजों को समझने के बाद इन दोनों एरर के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उस डिफरेंस को समझे हुए इन दोनों एरर्स में हमें बहुत ज्यादा जो है एक संतुष्टि का या संतोष का अनुभव नहीं होता है। तो हम वापस जो है वो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो एक तरफ हमने क्या लिया, सैम्पलिंग एरर लिया, और दूसरी तरफ हमने क्या लिया, नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात की। अब अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो बहुत सारा डिफरेंस है यहां पर। पहला डिफरेंस है कि ये जो सैम्पलिंग एरर है, यानी सैम्पलिंग एरर का जो संबंध है ओनली related to sampling techniques, only related to sampling techniques या only related to sampling। अब इस जो ये जो एरर है ये क्या है, related to
every aspect of study exclude from sampling techniques. तो सैम्पलिंग टेक्निक्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी हर एक एरर से जो है, हर एक चीज से इस एरर का संबंध है। दूसरा, ये केवल क्या होती है, सिंगल मूवमेंट पर आती है। इसका जो है वो एक होता है सिंगल मूवमेंट, और वो सिंगल मूवमेंट क्या होता है, सैम्पलिंग। ये एरर केवल एक ही समय आ सकती है, उसका यानी एक ही बार इसके आने की या इसके उत्पन्न होने की जो है वो संभावना होती है एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग के समय हम सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो एरर है इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो एवरी टाइम, क्योंकि ये एवरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है तो इसका क्या है, सिंगल मोमेंट होता है, और ये एवरी टाइम इंक्लूडेड, ध्यान रखें, इंक्लूडेड सैम्पलिंग। जब सैम्पलिंग होती तब भी ये आती है। हमने कहा ना कि जब सैम्पलिंग के समय हमें, सैम्पलिंग का मतलब है कि जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ लोग अनुपस्थित हो गए, तो अनुपस्थित हो गए इसका मतलब रिस्पॉन्स एरर आ गई। तो है तो वो सैम्पलिंग के समय कुछ लोग अनुपस्थित हो गए, हमें ऐसे सैंपल नहीं मिले, हमारे सैम्पलिंग फ्रेम में थे लेकिन अब सैम्पलिंग फ्रेम में थे लेकिन सैंपल के रूप में नहीं मिले, एब्सेंट हो गए, अपने आप को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया, तो एक रिस्पॉन्स एरर क्रिएट हुई। रिस्पॉन्स एरर क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर है, लेकिन क्या है, उसका संबंध सैम्पलिंग से है। तो ये एरर केवल सैम्पलिंग से संबंधित है, और ये सैम्पलिंग के साथ साथ हर एक चीज इसमें शामिल है, बस हाँ इसमें सैम्पलिंग टेक्निक शामिल नहीं है। दूसरी बात कि ये क्या होती है, मेजरेबल है, बहुत महत्वपूर्ण बात। सैम्पलिंग एरर क्या है, मेजरेबल है, और उसी मेजरेबल को ही हम क्या कहते थे, स्टैंडर्ड एरर कहते थे। जो मेजर किया गया तो इसी सैम्पलिंग एरर का जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड एरर कहलाया। ये क्या है, नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है। क्लियर। तीसरी बात, चौथी बात यहां पर ये है कि जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो सैंपल साइज को इंक्रीज करने से, अभी हम सैंपल साइज को आगे डिस्कस करेंगे और फिर से टर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि डिफरेंस की बात चल रही है तो इसलिए यहां पर बात करते हैं। अगर हम सैंपल साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सैंपलिंग एरर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सैंपल साइज इंक्रीज when sample size increase, sampling error will be decreased। मतलब जब हम प्रतिदर्श का आकार बढ़ाते हैं तो सैंपलिंग एरर क्या होती है, कम हो जाती है। अर्थात अपोजिट रिलेशन है सैंपल साइज और सैंपलिंग एरर के बीच, इनवर्स रिलेशन है। जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो सैंपलिंग एरर कम होगी, या सैंपल साइज को कम करेंगे तो सैंपलिंग एरर बढ़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, सैंपल साइज इंक्रीज करने का सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हेन सैंपल साइज इंक्रीज there will be no effect on non sampling error। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए। पहली चीज कि सैंपलिंग एरर का संबंध केवल सैंपलिंग टेक्निक से है, जबकि सैंपलिंग टेक्निक को छोड़ करके बाकी हर एक एलिमेंट से नॉन सैंपलिंग एरर का संबंध है। ये एरर के आने की का केवल एक ही सिंगल मोमेंट है, वो है सैंपलिंग। इसका हर मोमेंट है, हर टाइम, हर सिचुएशन, किसी भी समय ये रिसर्च में आ सकती है, फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम टू टिल प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। समस्या के चयन से लेकर के शोध प्रतिवेदन की तैयारी या उसके लेखन और उसके प्रकाशन तक ये जो एरर है वो कभी भी आ सकती है।
तीसरी बात कि ये जो एरर है वो मापनीय है और मापने के बाद ही हम इसको स्टैंडर्ड एरर के नाम से संबोधित करते हैं। ये रिसर्च जो एरर है वो मापनीय नहीं है। चौथी बात कि जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो हमारी सैंपलिंग एरर कम हो जाती है, लेकिन जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो नॉन सैंपलिंग एरर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच समझनी है। क्लियर? अब पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यहां पर यह है कि जो सैंपलिंग एरर है और जो नॉन सैंपलिंग एरर है, इन दोनों एरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी ये क्या है? कंट्रोलेबल है। और ये भी क्या है? कंट्रोलेबल है, नियंत्रण योग्य है, बट कुड नॉट बी जीरो। कंट्रोलेबल है बट कांट बी जीरो। कंट्रोलेबल बट कांट बी जीरो। हम दोनों को नियंत्रण कर सकते, दोनों को नियंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों को शून्य नहीं किया जा सकता है।